अच्छा, तुम फ़हा की तरफ जा रहे हो तो फिर ऐसा करो, दुआ को भी साथ ले जाओ। वो मुंतहा से मिलने की ज़िद कर रही है और शेरी को भी लेते हुए जाना सेवली उसने डोना से कहा था। ओके, आप किस सराली हैं? डोना ने हंसते हुए कहा। कोई नहीं बेटा, हंस लो, कल को तुम पर भी ये दिन आएगा, फिर पूछूंगा। एहाब ने उसके पेट पर पंच मारते हुए कहा। तौबा है एहाब भाई, कुछ भी बोलते हैं। अल्लाह रहम करे मुझ पर। खैर, मैं वेट कर रहा हूँ बाहिर, जिस दुआ बद्दुआ को भेजना है भेज दे, कहते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। ये इस लड़के ने मुझे बद्दुआ बोला? एहाब भाई पीछे से आती दुआ ने कहा। ओह यार, टार्जन बनकर झपट ना मार पड़ना उस पर, मासूम बच्चा है वो, हद होला रखना उसे, उसने उसे मना किया था। देख लेती हूँ इस मासूम को मैं, चलो शेरी, उसने बनुए अचकाते कहा था और बाहर की तरफ बढ़ी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वह दोनों पीछे बैठे थे। मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ, एक आगे आकर बैठे, डोना इस नकचड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा था। खबरदार शेरी, बैठे रहो यहीं पर। शेरी को नीचे उतरता देख दुआ ने उसका हाथ पकड़ा। और तुम मिस्टर, तुम जैसे डेढ़ फुटिए को तुम्हें क्या लगता है मैं ड्राइवर भी कभी रखूँगा? दुआ सिद्दीकी का लेवल बहुत ऊपर का है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। बालों को शानों पर एक अदा से डालते हुए वो बोली थी। तुमने मुझे डेढ़ फुटिया कैसे बोला? उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। मुंह से बोला, वैसे ही जैसे तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बद्दुआ बोला था। तो हिसाब बराबर। मैं किसी का उधार नहीं रखती मिसेस डेढ़ फुटिए। मुझे तो डेढ़ फुटिए ऐसे कह रही हो जैसे तुम बड़ी खुद कोई डबल स्टोरी हो। मुश्किल से 1 इंच लंबा होगा तुम्हारा कद मुझसे। उसने भी हिसाब नहीं रखा था। तुम तो ओफो दुआ आपी, प्लीज़ ना, मुझे था आप इसे मिलना है और उन्हें ताई के साथ क्या हुआ ये भी तो बताना है। और आप लोग अपना खड़ा खोल कर बैठ गए हैं। प्लीज़ चलें आप भाई, उसने डोना से रिक्वेस्ट की। ओके लिटिल चैम्प, डोना ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं बूने। वो मुंह में बड़बड़ाई थी जो साफ और वाज़ेह सुना था डोना ने। क्या मतलब है कहीं नहीं है? तुम लोगों ने ठीक से चेक किया? क्यों नहीं है कहीं? वो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? 2 दिन से मेरी बेटी गायब है। वो चीहा था, अपने परिंदों पर भड़का था। जेल से रिहा होती उसने हमना को ढूंढने के लिए ज़मीन व आसमान एक कर दिए थे, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। सर, हमने हर जगह देख लिया है, वो कहीं नहीं आई। यही नहीं, हमने और हम इशार और हासम का भी पीछा किया है, मगर उनके पास भी नहीं है। कोई खुफिया बात भी हमें पता नहीं चली जिससे पता लग सके कि इस सब के पीछे वो है। अब्दाल ने मदद की थी ना उस लड़की को भगाने में? तुम लोगों ने अब्दाल पर नज़र रखी? ज़की ने पूछा। जी सर, मगर हमें अब्दाल कहीं नज़र नहीं आया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसके बाद अभी अधूरी रह गई। पापा, एकदम से उसके कानों में हमना की आवाज़ पड़ी। मेरा बच्चा, हमना कहाँ थी तुम? क्या हुआ? ये चेहरे पर चोटें कैसी हैं? तुम ठीक तो हो? किसने किया ये सब, मुझे बताओ। ओह, ये कुछ नहीं पापा, मेरा उस रात एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैं हॉस्पिटल रही। आपको इसलिए नहीं बता के आप परेशान होंगे। आप तो मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। मैं परेशान हो गया था, बहुत जनीन को खो चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। यह ख्याल रखो अपना, और आप कुछ दिन घर से बाहर ना निकलना। जी पापा, मैं कुछ देर रेस्ट कर लो। दिमाग में एक मंसूबा तैयार करते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। लिफाफा पहुंचा दिया था उस तक? मैक ने अपने सामने मौजूद हास बंदी से पूछा। जी पहुंचा दिया था, बल्कि वो नर्स बता रही थी कि उसके जाते ही अरसम ने वो लिफाफा खोला भी था। उस शख्स ने बताया था। गुड, वेरी गुड। अब अगला काम भी तुम्हें याद है ना? जी सर, वो भी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। गुड। अब हम ना ज़काला की एक एक रिपोर्ट मुझ तक फ़राहम करनी है तुमने। अगरचे मैंने उसको डरा धमका दिया है कि उसकी बॉडी में चिप है और उसको पॉइज़न की डोज दी गई है, मगर ये सिर्फ उसको कहने की हद तक था। मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामने वाले को मारने से ज़्यादा उस शक में मुब्तला करना कि वो हमारी नज़र के निशाने पर है, बेहतरीन अमल है। अब बहुत जल्द हम अपने आखिरी टारगेट तक होंगे, तब तक मुझे एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट चाहिए। जी सर, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा, कहते वो चला गया था क्योंकि मैक ने उसे जाने का इशारा किया था। असम, तुम ठीक तो हो ना? इतना कुछ हो गया और तुम सब ने मुझे बताया तक नहीं। मैं कहती थी ना कि मैं परेशान हूँ, मेरा दिल परेशान है, कुछ हो जाता तो। जब जब मिसेज रंधावा को पता चला था, वो तो बिल्कुल हलकान हो रही थी, कभी सदके दे रही थी तो कभी उसकी नज़रें उतार रही थी। मामा, बस जो हो गया वो एक डरावना ख्वाब था। असम आप ठीक है, और हम सब भी। रही बात हमना की, तो उससे निपट लेंगे हम। बस आप मुझसे कभी तुम लोगों ने हाइकिंग पर जाने की इजाज़त मांगी तो देखना। इस किस्से को अब ख़त्म समझो। पप्पो, किस्सा तो ख़त्म हो चुका है। इस हाइकिंग की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। मेरे इस शौक़ ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। कहते वो सबकी तरफ देखे बगैर उठा था वहाँ से और अपने कमरे की तरफ चल दिया था। मैं कहती थी अरसम के तुम पछताओगे बहुत, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इस बच्ची को भी मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है।
मामा आप ये कैसे कह सकती हैं जबकि आप ये जानती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अरसम, जब उसको पछतावा है अपने किए पर तो फिर आप बजाय उसको सब ठीक करने के आप हालात को वैसे क्यों डील कर रही हैं? इशाल ने कहा था। तो क्या मैं जोशी से जाकर ये कहूँ कि वो अरसम को माफ़ कर दे, या फिर ये कहूँ कि प्लीज़ जोशा एक बार फिर तुम वही करो जो हम सब कह रहे हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी अपने फैसले कुछ नहीं है? मामा, इशू के कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। वो बस ये कहना चाह रही है कि आप उसे समझा कर देखें, शायद वो मान जाए, समझ जाए, क्योंकि वो ज़िद्दी नहीं है। उसने हमेशा मुसलहत को अपनाया है और फिर आज हम सब उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पर उसे रोक तो नहीं, मगर सही गलत का फ़र्क तो बता सकते हैं। मैं बस एक बार बात करके देखूंगी, मगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूंगी, कहते वो अरसम के रूम की तरफ चल दी थी। शेरी, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ शेरी? वो रूम में लेटी हुई थी। जब शेरी और दुआ उसके पास आए, उसने उठकर उसे गले लगाया, उसका माथा चूमकर कितनी देर उसे बाहों में भरे वो प्यार करती रही थी। मैं ठीक हूँ आपी, मगर आपको क्या हुआ है? आप ठीक नहीं लग रही, तबीयत तो ठीक है? आप आपकी आप ही को लगता है कि आपकी ताई ने आप पर मर्डर अटेम्प्ट कर दिया है और इहाब भाई ने आपको बचाया नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने इहाब भाई को भी बहुत बुरा भला कहा एंड रिश्ता ख़त्म करने की बात भी की, जबकि हम सब उन्हें कल समझा रहे हैं कि आप सेफ हो, वो जस्ट मुंतहा का ख्वाब था। लेकिन फ़हा ने बात करते करते बात अधूरी छोड़ी और कमरे की तरफ चली गई थी। ये क्या किया मुंतहा भी आपने इहाब भाई के साथ? ये सब आपको वशाम भाई पर ट्रस्ट नहीं था क्या? हम ऐसे ही शेरी को छोड़ देते, उसकी हिफाजत ना करते? ख्वाब की वजह से आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए हमें इहाब भाई ने इमरजेंसी में बुलवाया और इसीलिए वो इतने परेशान लग रहे थे। मुझे लगा कि शेरी, मुझे वो सब हकीकत लगा। फिर उस रोड पर ताई का मिलना, उसने बहते आंसू से कहा, गलत किया आपने आप ही। मैं जानता था मौज़म भाई का जब ताई को पता चलेगा तो वो सुकून से नहीं बैठेंगी। मैंने अपना ये हचा बिशाम भाई से भी शेयर किया था और उन्होंने कहा कि हम उसके लिए पहले ही रेडी हैं। रात जब इहाब भाई की कॉल आई रुश्ती के लिए तो उन्होंने कहा हम सुबह हर हाल में पहुँचे, तो मैंने बिशाम भाई से कहा था कि मुझे आप ही के लिए गिफ्ट लेना है। दुआ आप ही ने भी यही बात की। मैं सारा आप ही, दुआ आप ही और बिशाम भाई हम जब घर से निकले तो मैंने गाड़ी के मिरर में से घर से दूर खड़ी ताई को देखा था। वो किसी से कुछ बात कर रही थी। जैसे मैंने देखा उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे लगा वो कुछ अलग प्लान कर रही होंगी। सोचा था अभी आपके रिश्ते के बाद वापसी पर बशाम भाई को बताऊंगा, मगर वो कहते कहते रुका। मगर जब हम शॉपिंग मॉल पहुंचे तो मैंने वहां उन्हें अपना पीछा करते देखा। मैंने दुआ आपी को अपने पीछे आने का इशारा किया। ये ना समझी से मुझे देखती मेरे पीछे आने लगी। मैं गिफ्ट कलेक्शन की तरफ बढ़ गया था। ताई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, शेरी। मैं स्टिल खड़ा रहा। उन्होंने कहा, शेरी चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुम्हारी बहन को मार दूंगे जैसे तुम्हारे माँ बाप को मारा। मामा पापा का सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आया। मेरे सामने मार्बल के बॉक्सेस पड़े थे, वहां से मार्बल दोनों हाथों की मुट्ठियों में भरकर मैंने मुड़कर नीचे फेंके और भागा। ताई भी मेरे पीछे भागी और मार्बल्स पर पाँव पड़ते ही वो नीचे गिरी। और फिर वो दुआ की तरफ देखते रुका था, जैसे कहना चाहता हो कि आगे की बात दुआ बताएगी। मैं आपकी ताई की पिछली साइड पर खड़ी थी। उन्होंने जो शेरी से कहा वो सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मौज़म की माँ और आपकी ताई है। और उन्होंने ये सब, शक्ल से वो बहुत इनोसेंट लग रही थी, मगर खैर शेरी के पीछे होते ही मैं उनकी सर वाली साइड पर बैठकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर वो उठने की कोशिश करती, मगर पाँव के नीचे मार्बल होने की वजह से फिर से गिर जाती। सच्ची बताऊँ मुंतहा आपी, मैंने तो उस सीरियस सिचुएशन को भी बहुत एंजॉय किया। लिटरली मेरे दांत नहीं बंद हो रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी, वो किसी मछली की तरह हाथ पाँव चला रही थी। खैर इतनी देर में शेरी बिशाम भाई को ले आया था और फिर वही पुलिस आई एंड वो अरेस्ट हुई। वो अब वो हवालात में हैं और उनकी तफ्तीश जारी है। हाँ, ये एक मुकम्मल सिचुएशन थी, मगर हमें बहुत मज़ा आया। मैं और शेरी तो घर आकर भी कितनी देर हंसते रहे। वो एक बार फिर से हंसने लगी थी बताते हुए। वो और मुंतहा, उसने ये सब सुनकर शुक्र का कलमा पढ़ा था, मगर जैसे ही आपके साथ किया अपना सलूक याद आया, वो जैसे चुप हो गई थी, जैसे बहुत कुछ टूट गया था अंदर। उस फरिश्ता से उस इंसान को इतना सब कुछ सुना गई थी वो, कि अब अपने किए पर नदामत भी उसे सुकून नहीं दे रही थी। शेरी, मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास मेरी लाइफ में तुम ही तो हो और तुम्हें खोने का तसव्वुर। आप ही मेरे इससे बढ़कर अब आपके लिए हाँ भाई होने चाहिए। वो शख्स जिन्होंने आपको इतनी मुश्किल लहरों से लड़ कर किनारे पर लाकर खड़ा किया है, और आप, यू शुड बी सॉरी, उसने ताकीद करते हुए कहा। जन्नत और आशिर नहीं आए सारा आपी और बशाम भाई? मुंतहा ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। जन्नत आप और आशिर भाई वापस चले गए हैं। उन्हें इमरजेंसी ऑफिस कॉल आई थी, शायद उनकी कंपनी को ज़रूरत थी उनकी। दुआ आपी आपकी रुस्ती के लिए रुक गई और सारा आपी और बशाम भाई थके हुए थे, आते सो गए। और हम दोनों की बेचैन रूह को सुकून नहीं था। हम इहा भाई से कब से कह रहे थे हमें जोशी आपी के घर भिजवा दे, फिर उन्होंने
डोना भाई के साथ हमें भिजवा दिया। शीरी ने एक सांस में पूरी तफसील बताई थी। वो बोलते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि मुंतहा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। डोना नहीं बोना बोलो उसे, दुआ ने कहा था। दुआ आप ही हर किसी के साथ पंगा लेना ज़रूरी है आपका? शीरी ने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए कहा। वैसे उसका कद बिल्कुल BTS के जिमन जितना है और थोड़ा थोड़ा लगता भी वैसा ही है, बट आई लव यू, उसने हसरत से कहा था। तुम मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बोल सकती हो? फहाद डोना के साथ अंदर आई थी, उसकी बातें सुन चुकी थी। मैं हर अरे गहरे की बातों का बुरा नहीं मानता, स्पेशली वो लोग जो मेरे लिए एग्जिस्ट ना करते हों। डोना ने कहा, हिसाब रखा था। मुंतहा भाभी कैसी हैं आप तबीयत कैसी है? उससे पहले कि दुआ कुछ बोलती उसने उसे इग्नोर करते हुए मुंतहा से पूछा था। मैं ठीक हूँ, और आप? उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली का हिस्सा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सब कुछ, यू नो समथिंग स्पेशल। फ़हा ने डोना की तरफ देखते हुए कहा। तो आप उन दोनों को लेकर आई यहाँ? मुंतहा ने कहा। जी हाँ भाई, आना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मेरे साथ भेज दिया। भाभी एक बात कहूँ, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके हिस्से में कोई उन्हें खुद से बढ़कर चाहने वाला होता है। प्लीज़ किसी भी कमज़ोर लम्हे को खुद पर हावी करके उसकी मोहब्बत की धज्जियाँ ना उड़ाएं। वक्त रहते हालात को समझने वाले बहुत ख़ास होते हैं, एंड आप हम सब के लिए बहुत ख़ास हो। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगी इस बात को। आई नो मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, मगर आप मेरी बहनों की तरह हैं। उसके लफ्ज़ों ने सामने बैठी दुआ को भी मुतासिर किया था, मगर जैसे बोलते बोलते तलख हंसी हंसते फ़हा की तरफ देखते उसकी नज़र दुआ पर पड़ी। उसको कुछ खटका था जो उसकी नज़रों में फ़हा के लिए था कोई महरूमी, अकेलापन, और वो चेहरे पढ़ने का फ़न अच्छे से जानती थी, इसलिए तो उसे उसके दोस्त डीप फेस रीडर कहते थे। इमोशंस को जानने का फ़न उसमें भरा पड़ा था। ऐसा नहीं है, आपने बहन बनाकर मुझे मान बख्शा है डोना, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। गुड, अच्छा अब मुलाकात होती है कल वलीमे पर फिर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ फिर, उसने कहा था और जाने के लिए उठा था। दुआ आप ही को भी ले जाएं डोना भाई, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, और दुआ आप ही का लगेज तो वहीं है एहाब भाई की तरह, शेरी ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं एहाब भाई को कॉल कर दूंगी, वो खुद आ जाएंगे मुझे लेने, दुआ ने कहा। और डोना बगैर कुछ सुने बाहर निकल गया। तुम आ जाओ एहाब, आज बिजी है डोना, छोड़ देगा तुम्हें, दुआ नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, फ़हा ने कहा। डोना रोको, उसको ले जाओ साथ, फ़हा ने पीछे से आवाज़ लगाई। फ़हा मुझे नहीं लेकर जाना इसे साथ, ज़ुबान इतनी चलती है इसकी, तो तुम अपने ड्राइवर को बोलो या खुद जाना। इतनी जल्दी तंग आ गई इससे? वैसे मैं तो कुछ और सोच रही थी, लड़की बुरी नहीं है, बस ज़रा धांसू है। ओह हेलो, सोचना भी मत, मेरे मामले में दिमाग कम चलाओ, उसने कानों को हाथ लगा दिखा। अब तो सोच लिया, अच्छा चलो आ जाओ। दुआ सामने से आती दुआ की तरफ देखते हुए कहा उसने। ओह हेलो, मैं ड्राइवर नहीं तुम्हारा, आगे आकर बैठो, उसको गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते देख कहा था उसने। हाँ हाँ दुआ, आगे बैठो, साथ साथ, और दोनों रास्ते में दुआ को कुछ खिला पिला भी देना, यू नो समथिंग स्पेशल लाहौर का। कहते हुए उसने हाथ पकड़कर दुआ को फ्रंट सीट पर बिठाया और डोना की तरफ देखते आंख में की। तो मुझे ज़रा अकेले में मिलना, उसने गुस्से से फ़हा की तरफ देखते हुए कहा, और गाड़ी स्टार्ट की। फ़हा मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। कुछ देर बाद गाड़ी सिग्नल पर खड़े होते हुए अचानक से उसने देखा कि दुआ लंबे लंबे सांस लेने लगी और खांसने लगी। दुआ आ रही हो, ओके क्या हुआ है? उसका चेहरा लाल होते देख वो परेशान हुआ, और फिर अचानक से वो खांसने लगी, अपना पसीना मसलने लगी थी। दुआ आर यू ओके? पानी पानी चाहिए तुम्हें? डोना ने उसके चेहरे को टिश्यू से साफ करते हुए कहा। वो सांस नहीं ले पा रही थी, मुसलसल अपना सीना मसलसल मसल रही थी और हाथ से अनहील का इशारा कर रही थी। क्या हुआ है? सांस बंद हो रहा है? दुआ प्लीज़ कुछ तो बताओ, वो बेहद परेशान हुआ। अनहील, वो टूटे लफ्ज़ों से बोली। अनहील अनहील चाहिए तुम्हें? तुम्हारे बैग में है अनहील? उसने पूछा था, बट बैग तो वो साथ लाई नहीं थी, उसके हाथ में मोबाइल था बस। ओके मैं भी लाता हूँ, कहते उसने गाड़ी स्टार्ट की। पास ही एक मेडिकल स्टोर से अनहेलर परचेज करके उसने उसे दिया। अनहेलर लेते जैसे उसकी जान में जान आई, सांस पंप करते उसने कांपते हाथों से अनहेलर गोद में फेंक कर सीट की पुश से सर टका दिया। आर यू फाइन? डॉक्टर के पास चलें? उसने उसको सीट के पुश से डेरेक्ट लगाए आंखें मुंदे देख पूछा। नहीं, आई एम ओके, सॉरी, मेरी वजह से आप, मुझे लगा था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इस ट्रैफिक के धुएं की वजह से और गाड़ी का शीशा ओपन होने की वजह से मुझे सांस नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। कब से है ये? डोना ने देखा था इतनी ठंड में भी उसका चेहरा, उसकी गर्दन उसके साथ पसीने से भीग चुके थे। जब भी और टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते पूछा। बचपन से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये तो किसी शॉकिंग इंसिडेंट की वजह से होता है, या फिर वो कहते कहते रुका था। माँ बाप का छिन जाना किसी गहरे सदमे या इंसिडेंट से कम तो नहीं। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, मोहब्बत करते थे उससे तो उसको हासिल करते, ये बात में ठंडी आंखें भरकर लोगों को दर्द देने की क्या लॉजिक है? क्या मतलब, किससे मोहब्बत? क्या कह रही है तुम? उसका स्टीयरिंग पर हाथ रखा, कांपा था। ग्रेट मिस्टर डोना, फीलिंग्स छुपाने का हुनर है तुम्हें, मगर तुम्हारे सामने दुआ सिद्दीकी है जो चेहरे पढ़ने का फन रखती है। मोहब्बत हो तो हासिल कर लो, ना कर सको तो उस हारी हुई मोहब्बत के साथ डूब के मर जाओ, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और गाड़ी से उतरने लगी थी क्योंकि गाड़ी
घर के एंट्रेंस में दाखिल होकर रुक गई थी, मगर उसके गाड़ी से उतरने से पहले उसने उसका हाथ पकड़कर खींचकर पास किया था। और मोहब्बत ही क्या, जो हासिल हो जाए ला हासिल का मज़ा तब नहीं समझो कि दुआ बीबी दस्तरस से दस्तबरदारी किसी किसी के नसीब में होती है। मोहब्बत की नहीं है ना तुमने किसी से, इसलिए ऐसे कह रही हो। महबूब की खुशी में खुद को फना करने का जो मज़ा है वो तुम नहीं समझोगी। कभी एक तरफा मोहब्बत का मज़ा उठाना, फिर इश्क की इंतहा पर पहुँच कर खुद को हाँक करना। ट्रस्ट मी, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। आखिर में उसकी आंखों के पास चुटकी बजाते वो उसे किसी खोई हुई दुनिया से वापस लाया था। वो तो जैसे उसकी आंखों में देखती किसी और जहान में पहुंच चुकी थी। उसके चुटकी बजाते वो जैसे किसी तलस्सुम से बाहर निकली थी। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। उसके हाथ में पकड़ा, उसका हाथ लर्जा था और अपना हाथ छुड़वाते वो तेज़ी से बाहर निकली थी। पागल बद्दुआ, बट इंटरेस्टिंग। वो जो फ़हाद नहीं समझ सकी वो एक लम्हे में उसने जान लिया। ठीक कहते हैं लोग, आपके इश्क का सबको पता होता है सिवाय उसके जिससे आपको इश्क होता है। पापा, आप सच कह रहे हैं? मैं क्या वाकई सब में अब्दाल शामिल था? उसने ज़की के पास बैठते पूछा था। हाँ, जब वो स्केचेस मुझ तक पहुँचे मैं भी बहुत हैरान हुआ था, मगर खैर अच्छा है उसकी असलियत पता चल गई, वरना तो वो दुश्मनों के साथ मिलकर हम में रह कर हमें तबाह कर देता। लगाई हैं कुछ लोग मैंने उसकी निगरानी पर। जैसे ही वो अपने बल से बाहर निकलेगा हमारे बंदे उसे पकड़ लेंगे। पापा, क्या वाकई शाल को सजाए मौत हो जाएगी और अरहाम मेरा हो जाएगा? अरहाम का तो नहीं पता मुझे, मगर शाल को मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूँगा। खैर तुम छोड़ो ये सब, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपनी तबीयत पर ध्यान दो और अकेली बाहर मत निकलना है। ये किस चीज़ की फ़ाइल है? ज़की ने पूछा। ये पापा कुछ पेपर्स हैं जो जनीम की प्रॉपर्टी के हैं, जो आप हमें हमारे बर्थडे पर गिफ्ट करते थे। अब जनीम तो है नहीं, तो मैंने सोचा अपने नाम करवा लूँ, तो आप इन पर साइन कर दें यहाँ। उसने पेन पकड़ाते हुए कहा। मगर मुझे पढ़ने तो दो हम ना। आपको ट्रस्ट नहीं मुझ पर? उसने फाइल वापस पकड़ते कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ। उन्होंने फाइल उसके हाथ से लेते इस पर साइन करते कहा। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट डैड ऑन द वर्ल्ड। उनके माथे पर बोसा देती वो फाइल लेती वहाँ से निकली। पेपर पर साइन हो गए हैं। मोबाइल निकाल कर उसने मैक को सेंड किया था मैसेज। मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकती तुम्हें। तुम चाहती हो कल पूरी दुनिया के सामने मैंने उसके साथ रुखसत किया और आज मैं कह दूं कि तुम हदान पर तलाक का दाग लगवा कर बैठ जाओ। सोचा पता है मैंने कल तुम्हें उसके साथ ये जानते हुए भी क्यों रुखसत किया कि वो तुमसे बदला ले रहा है। उसकी असलियत पता होने के बावजूद भी इसलिए कि मैं जानती थी आज नहीं तो कल वो अपनी गलती पर परेशान ज़रूर होगा। मगर उसकी खुशकिस्मती यह है कि उसने उसके बदले की आड़ में भी तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। हर लम्हा वो मोहब्बत आड़े आती गई जो उसने तुमसे की। तुम ये क्यों बोल रही हो? मिसेस द्राप ने उसे समझाया था। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी? उसने बड़ी आंखों से कहा। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। तो फिर ठीक है, मुझे मार दे अपने हाथों से। उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती मैं। आप चाहती हैं जिस शख्स के दिल में कोई और औरत हो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ? किसकी बात कर रही हो तुम? उसकी जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। क्या मतलब? उसका मतलब तुम अरसम से ले- इसका मतलब तुम अरसम से लेना। आज रात हाइसम तुम्हें इसी अपार्टमेंट में छोड़कर आएगा जहाँ से तुम आई हो। पजल बॉक्स साथ लेकर जाना। वहाँ अरसम अपना पजल बॉक्स लेकर आएगा और फिर उस पजल बॉक्स को तुम दोनों मिलकर खोलना। उससे शायद ये पता चल जाए कि वलीद और सुल्तान दोनों की जान का दुश्मन था कौन। और एक बात और जोईशा, मेरी तरबियत इतनी गलत नहीं कि तुम किसी भी कमज़ोर बात को दलील बनाकर अपनी ज़िंदगी की दौड़ को हाथ से छोड़ दो। माफ़ करना, दरगुजर करना ही एक मुसलमान का शेवा है और अपने रिश्तों के मामले में इंसान को फराखदिल बनना पड़ता है। उम्मीद है तुम समझोगी। तैयार है ना? रात हाइसम के साथ जाना है, किसी और के लिए ना सही अपने बाप के कातों को कफर किरदार तक पहुंचाने के लिए चली जाना। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। तभी वो बेड पर बैठकर घुटनों में सर्दियाँ रोने लगी। और बुनिया, वो ज़बरदस्ती उसकी गोद में घुसी अपने अगले पंजों से उसके आंसू साफ किए थे। बुनिया, सब ऐसे क्यों हैं? सबको हर बार मैं क्यों गलत लगती हूँ? कल जब मुझे हरसम से मोहब्बत थी तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज जब वो मेरे बगैर नहीं रह सकता तो सब मुझे कह रही हैं कि मैं उसके पास चली जाऊँ। शादी की रात उनका सलूक, हॉस्पिटल में उनका मेरे करीब आना, सिगरेट का धुआं हर बार मुझे हर्ट करना। और यही बस नहीं कि मैं शायद सब कुछ भूल जाती, मगर उस दिन मुझे पानी में डूबता छोड़कर हरसम ने ज़नीम को बचाने की कोशिश की। क्यों? आखिर क्यों? वो सच कहती थी हरसम से, उसे मोहब्बत करते थे, तो मैं फिर क्यों आप दोनों के दरमियान आ गई? मैं अब आप दोनों के दरमियान नहीं आऊँगी। मैं बहुत बहुत दूर चली जाऊँगी, सबसे दूर। वो अब रोने लगी थी। उस वक्त शिद्दत से उसे अपने मामा पापा याद आ रहे थे। दोनों के पिज़ल बॉक्स में हिडन कैमरा लगाया हुआ था तुमने? मैक ने पूछा। जी सर, दोनों बॉक्सेस में लगा दिया था। बहुत मुश्किल था ये काम, बड़ी मुश्किल से हम दोनों के घरों तक पहुंचे थे और बड़ी मुश्किल से अलमारियों से ढूंढकर वो कैमराज लगाए हैं। गुड, अब नज़र रखना, किसी भी वक्त वो इन पर बॉक्सेस के पजल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ही वो सॉल्व हों और वो कोई भी नाम लें, कुछ भी कहें, वो सब कुछ तुमने मुझे बताना है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उस तक मैं पहुँचूँ, सबसे पहले। उसने आखिर में अपने लफ्ज़ फिर दोहराए। जी सर, ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। हेलो, मुझे ऐसी गन चाहिए जिसकी
की गोली की आवाज़ ना आए और जो लाइट जूम पर निशाना ले जिसका निशाना चौके ना। ठीक है, रात तक मुझे मिल जाए चीज़ मेरे मतलब की, और पैसा तुम्हारी मर्ज़ी का, उसने फ़ोन पर कहा और फ़ोन बंद किया। तुमने बता दिया सर को कि हम कैमरास नहीं लगा सके उनके बॉक्सेस में? उसका हाथ बंधा जब बाहर निकला तो उसके साथी ने पूछा। नहीं, और तुम भी मुंह बंद रखो, हमें अपनी जान से नहीं जाना, और हाजिम वली धान का घर था, इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम कैसे जा सकते थे? मैंने कह दिया है कि लगा दिए थे, मेरा बड़ा मुश्किल था ये काम, मगर हमने किया ताकि उसे शक ना हो और उसने यकीन कर लिया। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। मगर अगर मैक को पता चल गया कि हमने उसे झूठ बोला है तो गद्दारी की सज़ा जानते हो ना तुम? कौन बताएगा उसे, तुम या मैं? जब हमसे कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? और जब वो हमसे पूछेगा तो हम साफ बोल देंगे सर, एरर आ रहा है, शायद कैमराज निकाल दिए गए हैं, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही कहेंगे ना कि तुम लोग ठीक से नहीं लगा कर आए। डांटेंगे, भड़केंगे, सुन लेंगे, मगर ये डांट बेहतर है पुलिस के हत्थे चढ़ने से। वैसे भी भाई हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होना चाहिए। जैसे मैक से हिसाब क्लियर हुआ, हम उसे उन्हें जानते, हम उसे नहीं जानते, ये हमें नहीं जानता। खाता क्लियर तो समझ रहा है ना अब? हाँ सही है, इतने खतरनाक बंदे के साथ वैसे भी मज़ीद काम करना ठीक नहीं है। हो गए आप रेडी? फ़हा ने कमरे में आते पूछा, और चाय का कप टेबल पर रखा था। ऑलमोस्ट रेडी। मुंतहा कैसी है? अब एहाब आया था, उसने फ़हा से पूछा था बालों को ब्रश करते। नहीं एहाब भाई तो नहीं, आई थिंक नाराज़ है मुंतहा से। वो मुंतहा पहले से बहुत बेहतर है, शेरी से जो मिल लिया। और आपको मुंतहा की दाई का पता चला? शी इज़ आल्सो अरेस्टेड। कितनी खतरनाक औरत थी ना, शेरी को अगवा करने इस्लामाबाद चली गई। और मुझे तो इस बात का डर था कि अगर एहाब मुंतहा को ना देखते तो वो तो उसे भी कुछ ना कुछ कर देती। वो तो शुक्र है खुदा का, उसने बर वक्त किसी भी तरह से एहाब को वहाँ पे पहुँचा दिया। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई अपने मफाद और मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, स्पेशली जब दिलों में नफ़रतों के अंबार हों। दिल का मेल धोने की ताकत भी रब किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं। और उनको तो उन बच्चों की दुनिया छीनते वक्त शर्म नहीं आई तो अब क्या आनी है? खैर मेरी बात हुई है वहाँ के आईजी साहब से, अगले 10 साल तो पक्का माँ बेटा जेल की हवा खाएंगे। उसने चाय का कप पकड़ते सूप लेते हुए कहा। ओह ये क्या है? मिर्चें हलक से जाकर टकराई थी, उसने मजबूरन उठकर बास्केट में थूका। चाय? वो हंसती हुई उससे 2 फुट दूर हुई। फ़ा की बच्ची, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था और ये चाय बनाई तुमने? आपको मैंने बोला था ना सुस्त कछुए के, मुझे हाँ भाई के लिए गिफ्ट लेना है, आप नहीं लेकर गए ना, ये इसकी सज़ा है। वो बेड पर चढ़कर इधर उधर होती उसकी दस्तरस से बाहर हो रही थी। 2 मिनट में फ़ा नीचे और चाय बनाकर लाओ ठीक वाली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या? आदम की मैंने किसी की नहीं सुनी आज तक कभी। उसने पास पड़ा तकिया उछाला था उस पर। तो तुम नहीं जाओगी? उसने दूसरे साइड से उसकी तरफ होते हुए तकिया खींचा और वो बेड की बाएं साइड हो गई। बिल्कुल नहीं, जो करना है कर लें, मैं तो चली, रोक सको तो रोक लो सुस्त कछुए। कहते वो एक जुस्त में दरवाजे तक पहुंची थी जब ही उसने उसे खींच कर अपने करीब किया और आगे कदम बढ़ाता बेड पर गिरा था। हायसम बेटा, बेगम साहिबा बुला रही हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे होश दिलाई थी। हाई दादू बुला रही हैं, आप प्लीज़ उसको पीछे करते फ़हा ने कहा। आपको ज़रा शर्म नहीं है? हाई आप बहुत बड़े लोफर और ठरकी हैं। मैं जोशा को देखूं वो रेडी हुई है या नहीं? वो अपना दुपट्टा ठीक करती हुई जल्दी से पाँव में चप्पल और रस्ते वहाँ से 200 की स्पीड से भागी थी। मैं तुम्हें लेने आ रही थी जोशा, तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। आपको क्या हुआ? फेस क्यों रेड हो रहा है और सांस क्यों चढ़ा हुआ है? क्यों भाग रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? जोशा ने पूछा था। हाँ हाँ सब ठीक है, वो हम दोनों ने मिलकर एक काम किया था ना, तो फ़हा को बस आप ले जाएं जोशा को, आपको लेट हो रहा होगा। फ़हा ने हासिम की बात करते हुए कहा। नहीं इतना भी लेट नहीं हो रहे हम तो, मैं बता रहा था जोशी के, मैंने और फ़हा ने। नहीं कुछ नहीं बता रहे ये, और अरसम भाई की कॉल आई थी, वो कब से वेट कर रहे हैं आपका फ्लैट में, आप आ जाएं। उसने घूरते हुए हासम को देखते कहा, जिसकी बतीसी बंद नहीं हो रही थी, जैसे बहुत ही कोई बम फोड़ मार का सर अंजाम दिया हो। नहीं अरसम ने तो कॉल देखें हाई, अब अगर आप ना गए तो आप FSC ग्रेड स्पाई को जानते हैं ना? ओह मैं डर गया जोशी, तुम्हारी भाभी प्लस बीमार मुर्गी से। जोशी प्लीज़ एक बार अरसम भाई की बात भी प्लीज़ बा, मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पिज़ल बॉक्स के लिए ही जा रही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत अरसम सुल्तान चौधरी से किसी भी किस्म की कोई और मज़ीद बात करने की। खुदा हाफिज़। कहते वो बाहर की तरफ बढ़ गई क्योंकि हासम की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आने लगी थी। अल्लाह करे आज की रात तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, उसने दिल में दुआ दी। और हासम आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये वाला हिसाब तो उधार रहा, वेट एंड वॉच। कहते वो मधा के कमरे की तरफ बढ़ी। आप मेरे साथ रहेंगे ना हाईसी? उसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। हाँ हाईसी रहेगा साथ।
पिज़ल बॉक्स ले लिया साथ? उसने पूछा। जी बैग में है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद वो और हाइसम पहुंच गए थे। तभी हाइसम को मैसेज आया, तुम उतरो। जोशिया को कहते उसने मोबाइल देखा। प्लीज़ हाइसम, दिश को छोड़कर चले जाओ, मैं कुछ देर उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ प्लीज़। अरसम का मैसेज पढ़कर उसने बाहर खड़ी जोशिया को देखा था, जो दुपट्टा ठीक कर रही थी अपना। उसने मोबाइल पर नंबर डायल किए बिना कान के साथ मोबाइल लगाया था और बाहर निकला था। जी सर, अभी आना है, कुछ देर बाद नहीं आ सकता। जी सर, इमरजेंसी है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, ओके। कहते उसने कान से मोबाइल हटाया। क्या हुआ, ऐसे सब ठीक है? जोशी ने नासमझी से पूछा। यार एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा, तुम जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ, उसने फ्लैट की बेल बजाते हुए कहा। नहीं आईसी, मुझे भी नहीं जाना, हम फिर कर लेंगे इसे सॉल्व, उसने डरते हुए खौफ के मारे कहा। क्या हो गया है जोशी, खुद ही तो कहती हो कि मैं ब्रेव हो गई हूँ। आप डर नहीं लगता किसी और से, आपकी इस बात का डर? मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, कुछ गलत हुआ अरसम ने डांटा तो मुझे कॉल कर लेना। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? प्लीज़ जोशी, मामा पापा के कातलों तक जल्द पहुँचना है हमें, प्लीज़ डू कोऑपरेट, तुम इससे नहीं डर सकती ऐसे। उसने फ़कत सर हिलाया और हासिम की तरफ देखे बगैर दरवाज़ा खुलते अंदर चली गई। ख्याल रखना, उसका बहुत डरी हुई है, उसने सामने खड़े असम से कहा था और वापसी के लिए मुड़ा। वो ड्राइंग रूम के पास आकर रुक गई थी। वो भी कदम कदम चलता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके पीछे मौजूदगी महसूस करते सोफे पर जाकर बैठी। पिस्ता घेरेदार टखनों तक आती फ्रॉक, चूड़ीदार बाजू में पतली पतली कलाइयाँ, कंधों पर स्किन शॉल, सर पर फ्रॉक का हम रंग दुपट्टा, चूड़ीदार पजामा और नाजुक पाँव पर सफ़ेद खुसा चेहरा किसी भी मेकअप से पाक, बालों की कुछ लिट्टे कानों के आसपास झूल रही थी और छोटी सी नाक पर चमकती लौंग। कितनी बार उसका दिल धड़का था। उसने जी भरकर उसे देखा। नाजुक सी मोमी गुड़िया उसे रब ने अता की थी, जिसे खुद उसने रेजा रेजा कर दिया था। उसे तो दुनिया में हूर दे दी गई थी, फिर उसने नाशुक्री कैसे की? उसको खुद पर अफसोस हुआ। वो सब लम्हे याद आए थे जब जब उसे खुद से करीब करके उसने तकलीफ दी। मुझे वापस भी जाना है, आई थिंक हमें पजल बॉक्स खोलना चाहिए, खुद को गहरी नज़रों से देखते उसे कहा और उसने बैग में से अपना पजल बॉक्स निकाला। तुमने फैसला कर लिया है दूरी का? वो उसके सामने जाकर बैठा था और एक लम्हे के लिए भी उससे नजरें नहीं हटाई थी। हम पास कब थे जो दूरी का फैसला करती? ये रिश्ता आपका बदला था और मेरे लिए मेरे बड़ों का फैसला, मगर अब ना तो आपका बदला बाकी रहा है और ना ही मैं अब इस फैसला का पास रख सकूंगी, यही बेहतर है हमारे लिए। उसने नज़र झुकाए, बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा किए। जीश प्लीज़, मेरी गलतियों मेरी कोताहियों पर तुम मुझे एक बार तो माफ़ कर सकती हो। काश मैं अपना दिल खोल कर तुम्हें दिखा पाता और बता पाता कि जो मैं सब कर रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर था, वरना मेरा दिल उसने कभी तुमसे ला ताल्लुकी नहीं बरती, हर बार तुम्हारे लिए धड़का। काश ऐसा होता है, मैं यहाँ आपके दिल की दास्तान नहीं सुनने आई, आपको चाहिए जो उसके लिए करें आप उसे सुनाए जाकर। और वैसे भी आप तो उसे शादी करने वाले थे ना, तो आप क्या मसला है, जाएं कर ले शादी। जोइशा वली था ना आपके रास्ते से हट रही है तो सब कुछ सही हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उसने उठते हुए कहा। दीवार की तरफ मुँह करके उसकी आवाज़ कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से वो लफ्ज़ कह पाई थी जिनको वो शायद बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं रखती। वो उसकी पहला और आखिरी प्यार था और फिर सबसे बढ़कर उसका शोहर, और शोहर से लादगी और दूसरी शादी का ये कहना वो ही जानती थी कि कैसे कर पा रही है, मगर वो अब इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी। और प्यार वो तो दिल के किसी कोने में संभाल कर वो उससे करती रहेगी। तुम गलती कर रही हो। जोइशा इसका बाजू पकड़कर खींच कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। छोड़ें, आई मीन असम, छोड़े मुझे, छोड़ें, इट्स हर्टिंग। उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। इट्स ऑल सो फॉर मी हर्टिंग। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई नज़र नहीं आ रही? मैं जो था जैसा था जोशी तुम्हारे सामने था। कल जब एक गलत फहमी की बुनियाद पर तुम्हारे सामने आया था तब भी ऐसे ही आया था, खुलकर सामने। आज जब बेपनाह चाहत इस दिल में लेकर आया हूँ तब भी ऐसे ही आया हूँ। ये चाहते मेरे लिए नहीं, ज़नीम के लिए हैं जिसे आपने बचाया था। मेरे लिए होती तो जोशी अपनी जान का सदका दे देती आप पर, मगर उस दिन मुझे अपनी औकात पता चली जब वो मुझे अपने साथ लेकर कूदी और कहा पता चल जाएगा अरसम अपनी बीवी से प्यार करता है या मुझसे। और पता है क्या, अरसम सुल्तान जोरदी के लिए अपनी बीवी अपनी महरम से ज़्यादा ना एक ना महरम अजीज़ थी। आपने मुझे बचाने के बजाय उस जनीन को बचाया और ये दुख सारी ज़िंदगी इस दिल में हंजर की तरह चुभता रहेगा। झूठ, साफ झूठ। उस दिन भी मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए पानी में कूदा और ये देकर उसने जान दे दी। अरसम सुल्तान चौधरी के लिए अपनी बीवी से बढ़कर तब भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। उसने उसके गर्दन में हाथ डालकर उसकी नाक से नाक जोड़ते हुए कहा। जिश उसका हाथ पकड़कर उसके गिर्द अपनी रस्सी इसलिए बांधी मैंने कि वो अरहम की जिम्मेदारी पर आई थी। उसे कुछ हो जाता तो सारी ज़िंदगी इशू और अरहम जेल के चक्कर काटते। वो इशू जिसको खुशियाँ बड़ी देर से मिली, मैंने उसका सोचा और उसके गिर्द रस्सी बांध कर मैं तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूदा था, क्योंकि तुम्हारे बगैर शायद ज़िंदगी का तस्वर भी मुमकिन नहीं था। तुम्हारे सामने ज़नीम के बारे में बार बार कहना कि शादी कर रहा हूँ और वो
सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए था, वरना अगर जनीम से शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। तुम तो बदला थी बकौल तुम्हारे, तो तुमसे दूसरी शादी भी हो सकती थी, मगर उस दिन यूनी में जब पहली बार तुम्हें देखा तो दिल उसके बाद हर बार तुम्हारी सूरत के लिए बेतरतीब धड़का। जोशी जनीम सिर्फ और सिर्फ दोस्त थी मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या फीलिंग्स मेरे लिए रखती थी बुखार में, सॉरी, बाखुदा मैं नहीं जानता। मुझे बताया गया कि जब उसने ये देखा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूदा हूँ तो उसने अपनी रस्सी खोल कर अपनी जान दे दी। तो क्या जनीन, उसने अपने मुंह पर हाथ रखते पूछा था। वो उसकी मौत का सुनकर रोना भी भूल गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हंसती बसती जिंदगी चली गई इस इंसिडेंट में। वो जो उसे मारना चाहती थी वो खुद, हाँ वो मर गई है, और जाते जाते मेरी मोहब्बत को भी मुझसे छीन गई है। उसने बेबसी से कहा, मेरा यकीन करो जिस जो गुजर गया, मैं इस सब में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर जब जब बाबा का ख्याल आता था और ये याद आता था कि तुम्हारे पास वो पिजल बॉक्स है, तो मैं उनकी जुदाई में जलकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर जाता था। मगर मैंने इस सब में भी तुम्हारे करीब आने के अलावा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। तुम जानती हो, हमारी शादी की रात तुम्हें उस रूम में छोड़कर सारी रात पापा की तस्वीर के साथ रोया था मैं, क्योंकि मोहब्बत से दूरी का मरहला बहुत कठिन होता, वो भी तब जब वो आपकी दस्तरस में हो, आपके हक में हो। मगर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, तो ये रहे डाइवोर्स पेपर्स। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, इसके बाद हम पिजल बॉक्स खोलेंगे। उसने अपना चेहरा साफ करते टेबल पर डाइवोर्स पेपर रखते हुए कहा। उसने कांपते हाथों से वो पेपर पकड़े। इस पेपर पर सामने बड़े हरूफ में उसका और अरसम का नाम दर्ज था, और वो वाकई डिवोर्स पेपर थे। एक बात याद रखना जीश, अरसम सुल्तान चौधरी तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ रहा है, वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं है। मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा अब कभी कोई और नहीं आएगा। रिलैक्स, तुम पेपर साइन करो, बाकी सब मैं देख लूँगा, अपने दिल की सुनो बस। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठाया तो दोनों हाथों से उसकी